नमस्कार, मैं आलोक सिंह। एशिया के बाद आज हम यूरोप का अध्ययन करेंगे। एशिया में भी हालांकि अभी पढ़ने को काफ़ी कुछ है और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल आज यूरोप। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए अगर थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ तो मैनेज कर लीजिएगा आप, है ना। तो यूरोप को आइए देखते हैं। पीछे यूरोप का मानचित्र लगा हुआ है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यूरोप चारों तीन तरफ से महासागरों या सागरों से घिरा हुआ है। तीन तरफ से महासागर या सागर से घिरा हुआ है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक ओशन है ना, उत्तरी ध्रुव के पास है बिल्कुल। यूरोप का जो उत्तरी हिस्सा है वो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास है ना। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है। आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए एक जलसंधि से होकर गुजरना पड़ता होगा, है ना। उस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक तरह से यहाँ पे है, पास है, जलसंधि है, स्ट्रेट है। इसी से होकर हम भूमध्य सागर में प्रवेश कर पाते हैं। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो यूरोप तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है या सागरों से घिरा हुआ है, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी भूखंड तीन तरफ से सागर या जल से घिरा हुआ है तो उस भूखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं। कहने को तो यूरोप एक महाद्वीप है, लेकिन यूरोप की जो स्थिति है वो बिल्कुल प्रायद्वीप की तरह है, इसलिए इसे हम यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरेशिया क्या है, धीरे धीरे समझते हैं, सुनते रहिए। वास्तव में यूरोप किसी अलग भूखंड पर स्थित नहीं है। यूरोप और एशिया दोनों एक ही भूखंड पर स्थित हैं और उस भूखंड को हम यूरेशिया कहते हैं। क्लियर। अलग कैसे होता है फिर यूरोप? यूरोप एशिया से किस प्रकार अलग होता है, आइए हम देख लेते हैं। यह है, हमने एक तरह से प्राकृतिक मैप आपके सामने रखा है। ये यूरोप है और इधर पूरा एशिया है। ये पूरा यहाँ पर एक पर्वत है, यूराल पर्वत, है ना। ये यूराल पर्वत है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूराल। यूराल पर्वत के दक्षिण में कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के पूर्व में काला सागर है और काला सागर के दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो यूरोप और एशिया चूंकि अलग अलग संस्कृतियां हैं, दोनों के रहन सहन, खान पान और तमाम उनकी जीवन शैली, उनका समाज पूरी तरह से एशिया से यूरोप का अलग है। इसलिए एशिया को यूरोप से अलग करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई, है ना। ये काल्पनिक रेखा यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से होकर गुजरती है। कैस्पियन सागर के पश्चिम में जो भूखंड है, यूराल पर्वत के पश्चिम में जो भूखंड है उसे हम यूरोप, और यूराल पर्वत के पूरब में जो भूखंड है उसे हम एशिया कहते हैं। यूराल पर्वत से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा रूस के पश्चिमी हिस्से के बीच से होकर गुजरती है। रूस की राजधानी मास्को यहाँ पर है। यह है रूस की राजधानी मास्को। हम इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। यहाँ पे है रूस की राजधानी मास्को, और यह है रूस का साइबेरिया क्षेत्र। रूस का साइबेरिया क्षेत्र। रूस एक ऐसा देश है, रूस को आमतौर पे एशिया का देश कहा जाता है, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जिसका पश्चिमी भाग यूरोप के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहां तक का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा रूस के अंतर्गत चलाता है। ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर बाकी यहां तक रूस स्थित है। ये है पूरा रूस। येलो लाइन के पूर्व में रूस है, यानी कि यूराल पर्वत के पूर्व में रूस है, यूराल पर्वत के पश्चिम में भी रूस है, लेकिन यूराल पर्वत के पश्चिम का जो रूस है वो यूरोप महाद्वीप का भाग है, और यूराल पर्वत के पूर्व का जो रूस है वो साइबेरिया कहलाता है। साइबेरिया एशिया के अंतर्गत आता है। साइबेरियाई भूमि का मतलब एशिया की भूमि। क्लियर। और जो मास्को है रूस की राजधानी, वो यूरोप के अंतर्गत आती है। तो यूराल पर्वत के पश्चिम में जब हम जाते हैं तो मास्को होते हुए जब हम यहाँ पे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यह है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। यूराल पर्वत से लेकर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तक जो भूखंड है उसे हम यूरोप महाद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से जल हैं आपको पता है? आर्कटिक सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। हम आपको ये दिखा दें, पहले इस मैप में आप देख लीजिए। यूरोप काफी घना बसा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। शहरों की कमी नहीं है यूरोप में, काफी सघन जनसंख्या वाला देश है यूरोप। क्लियर।
यूरोप एक सघन जनसंख्या वाला देश है और यहाँ औद्योगिक केंद्रों और शहरों की कमी नहीं है। यूरोप एक तरह से पूरी तरह से शहरीकृत महाद्वीप है, शहरों से पटा पड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम यूरोप के पूर्व में जाते हैं तो आप देखिए शहरों की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं रसिया का जो येलो वाला भाग है ये रूस है। ये है तो यूरोप में ही, क्योंकि यूराल पर्वत यहीं पे है, ये यूराल पर्वत है तो यूरोप में रूस। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे शहरों की कमी। थोड़ा सा कुछ आधारभूत बातों पे चर्चा कर लेंगे ना तो थोड़ी समझ और विकसित हो जाती है। तो आप जैसे जैसे यूरोप में पूर्व की तरफ जाते हैं शहरों की कमी आपको दिखाई देगी। और इस हिस्से में भी आप उत्तरी क्षेत्र को देख लीजिए, शहर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है? यहाँ पे शहर नहीं दिखाई दे रहे। दक्षिणी क्षेत्र में कुछ शहरों के नाम आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से सच ये है कि मॉस्को से आप जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ेंगे शहरों की कमी होती जाएगी, बस्तियों की कमी होती जाएगी। क्या कारण है कि जो यूरोप है या पश्चिमी रूस है, उसमें रूस में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो संकेंद्रण है पश्चिम रूस में है और यूरोप तो जनसंख्या से पटा पड़ा हुआ है। लेकिन साइबेरिया का जो क्षेत्र है, रूस का जो साइबेरियाई क्षेत्र है, जो एशियाई क्षेत्र है, उसमें बस्तियां और शहर और जनसंख्या अपेक्षाकृत कम मिलता है। लिखते रहिए, अच्छा रहेगा। प्रीलिम एग्जाम में भी ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछी जाएंगी, है ना। केवल वही किताबों में लिखी हुई बातें एकदम रटे हुए चलेंगे तो परीक्षा पास करना आजकल बहुत आसान नहीं रह जाएगा। तो जैसे जैसे मॉस्को से पूरब में जाते हैं शहर कम होते जाते हैं, जनसंख्या कम होती जाती है, बस्तियां कम होती जाती हैं। इसका रीजन ये है कि साइबेरिया क्षेत्र एक बर्फीला क्षेत्र है। साइबेरिया का मतलब ही है बर्फीला क्षेत्र। नाम ही सुन के, जो कि हम बचपन से सुन रहे हैं कि साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। यहाँ पे है बर्खोयांस्क, सबसे ठंडा स्थल है। तो साइबेरिया इतना ठंडा क्यों है? स्वाभाविक सी बात है, साइबेरिया उत्तरी ध्रुव के पास है। उत्तरी ध्रुव के पास होने के चलते ये पूरा का पूरा साइबेरिया ठंडा है। लेकिन उत्तरी ध्रुव के पास होने के बावजूद भी यूरोप और यूराल पर्वत के पश्चिम का रूस, यूराल पर्वत के पश्चिम का रूस और पूरा यूरोप उत्तरी ध्रुव के पास होने के बाद भी उतना ठंडा नहीं है। ये अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र है, उतना बर्फीला नहीं है। कम बर्फबारी होने के चलते यूरोप में जो जलवायु है वो खेती के, किसानी के, शहरों को बसाने के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए, बंदरगाहों का विकास करने के लिए। आपको पता है ना दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ होता है? अमेरिका और यूरोप के बीच। लगातार जहाजें यहाँ पे चलती रहती हैं। अमेरिका से भूमध्य सागर में आती हैं, भूमध्य सागर में अमेरिका जाती हैं, अमेरिका से जो है कि नॉर्वे में आती हैं, अमेरिका से ब्रिटेन लंदन में आती हैं। ये सबसे ज्यादा व्यापार का सघन केंद्र है। यानी न केवल खेती, किसानी, शहरों के विकास के लिए, व्यापार के लिए, परिवहन साधनों के विकास के लिए यूरोप एक अनुकूल क्षेत्र है, जबकि ये भी उत्तरी ध्रुव के पास है। लेकिन समान अक्षांश, एक ही अक्षांश में है। उत्तरी ध्रुव से जितना दूर ये एरिया है उतना ही दूर ये भी एरिया है। लेकिन इसके बावजूद साइबेरिया बहुत ज्यादा ठंडा है। साइबेरिया के इतना ज्यादा ठंडा होने का क्या कारण है? साइबेरिया इसलिए ठंडा है क्योंकि साइबेरिया की जो भूमि है वो एक वृहद महाद्वीप के रूप में है। साइबेरिया का जो लैंड है, इसकी जो धरती है, एक वृहद महाद्वीप के रूप में है। आसपास यहाँ बीच में आप खड़े हो जाएंगे तो आप किसी भी महासागरीय तट से काफी दूर हो जा रहे हैं। तो जो महाद्वीप होते हैं ना, उन पर जलवायु के संदर्भ में महाद्वीपी प्रभाव काम करता है। महाद्वीपों पर महाद्वीपी प्रभाव काम करता है। महाद्वीपी प्रभाव से क्या तात्पर्य है? महाद्वीपी प्रभाव से मतलब यह है कि जो भूखंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जो पानी होता है वो न जल्दी गर्म होता है और न जल्दी ठंडा होता है। फिर से सुनिए, जो जल होता है वो न जल्दी गर्म होगा न जल्दी ठंडा होगा। अगर गर्म भी होगा तो बहुत देर में पानी गर्म होगा, पानी अगर ठंडा भी होगा तो बहुत देर में ठंडा होगा। जबकि जो भूखंड होता है, भूखंड बहुत जल्दी और अधिक मात्रा में गर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर ठंडी पड़ रही है, शीत ऋतु है, भूखंड अगर शीत ऋतु है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और अधिक मात्रा में ठंडा होता है, काफी ठंडा हो जाएगा। इसी तरह अगर गर्मी पड़ रही है तो भूखंड यानी जो महाद्वीप के जो आंतरिक क्षेत्र हैं, महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्र अगर गर्मी पड़ रही है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे और अधिक मात्रा में गर्म हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि जून के महीने में आप अपने छत पे एक बाल्टी पानी रख दीजिए, ठीक है। जून के महीने में आप अपने छत पे आप एक बाल्टी पानी रख दीजिए।
आप छत पे जब दोपहर के 2 बजे जाएंगे, स्लीपर पहने बिना जाएंगे या शूज पहने बिना, तो अगर दोपहर में 2 बजे आप छत पे चले जाएंगे ना, तो खड़े नहीं रह पाएंगे, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो चट्टान है, आप चट्टान के ऊपर खड़े हैं। जून गर्मी का महीना है, जून गर्मी का महीना है, आप चट्टान पर खड़े हैं, आपका छत एक चट्टान है, आपका पैर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और अधिक मात्रा में गर्म होगा। जबकि वहीं एक बाल्टी पानी में अपने आप पैर डाल देंगे तो आपका पैर फिर से ठंडा हो जाएगा। यानी पानी कम गर्म हुआ और बहुत देरी से गर्म होता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। इसी तरह आप शीत ऋतु में जाइए, शीत ऋतु में आप अगर नंगे पैर अपने छत पे चले जाएंगे तो आपका पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जबकि बाल्टी में अपना पैर डालेंगे तो आपका पैर फिर से गर्म हो जाएगा, ठंडी में भी। तो कहने का मतलब है कि महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रभाव काम करता है। अगर महाद्वीप ग्रीष्म ऋतु है तो महाद्वीप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, शीत ऋतु है तो महाद्वीप बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और ये जो महाद्वीपीय प्रभाव है ये तटों पर नहीं होता है। तटों पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि तटों पर समुद्र है, समुद्र न जल्दी ठंडे होते हैं और न जल्दी गर्म होते हैं। महाद्वीपीय प्रभाव तब काम करता है जब आप तटीय क्षेत्रों से अंदर आते हो। तो यही कारण है कि धरती का सबसे ठंडा स्थल यहां पे है। हालांकि उत्तरी ध्रुव के पास ये तट है, उत्तरी ध्रुव के पास 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये जो द्वीप है, ये जो तट है, ये उत्तरी ध्रुव के ज्यादा समीप है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पानी है इसलिए दुनिया का सबसे ठंडा स्थल उत्तरी ध्रुव के पास नहीं है, बल्कि महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्र में ही दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। यही कारण है कि पूरा का पूरा साइबेरिया यानी रूस का एशिया वाला हिस्सा चूंकि उत्तरी ध्रुव के पास है, यहाँ साल भर ठंडी पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर्याप्त रूप में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचता नहीं है। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं पहुंचता है, सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं और साथ में बहुत कम अवधि के लिए पहुंचती हैं। ये इन क्षेत्रों में दिन बहुत छोटा होता है और रात बहुत लंबी हो जाती है, चूंकि उत्तरी ध्रुव के पास है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ता है, शहरों का विकास कम हुआ है। और जैसे जैसे हम यूराल पर्वत के पूरब की ओर जाते हैं तो महाद्वीप संकरा होता जाता है। आप देखिए जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे यहाँ पे आके एकदम त्रिभुज की तरह हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष बन जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का आधार है और यहाँ पे त्रिभुज का शीर्ष है। यानी जो तट रेखा है महाद्वीप के आंतरिक भागों की महाद्वीप का कोई भी आंतरिक हिस्सा ले लीजिए, वहां से तट रेखा बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा यूरोप के अंदरूनी भागों में घुसी हुई सकरी खाड़ियां हैं, बाल्टिक सागर है ना, बाल्टिक सागर, व्हाइट सी, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सभी चारों तरफ से अंदर घुसी हुई जलराशियां हैं जो कि यूरोप महाद्वीप के बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देती, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास है, इसके बावजूद भी ये बहुत ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव काम नहीं करता, बल्कि महासागरीय प्रभाव काम करता है। और महासागर के लक्षण क्या है? महासागर कम मात्रा में ठंडा होता है। क्योंकि महासागर कम ठंडा है तो हवाएं भी कम ठंडी होंगी, हवाएं कम ठंडी होगी तो यहाँ पे कम ठंडी पड़ेगी। इसीलिए शहरों का विकास इन क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे शहरों का और बंदरगाहों का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। दूसरा कारण बताते हैं। ये विषुवत रेखा के सहारे जो समुद्री धारा चलती है उसे हम विषुवत भूमध्य रेखीय धारा कहते हैं। इक्वेटोरियल करंट वो भूमध्य रेखा के सहारे चलती है। इक्वेटोरियल जो करंट होती है, समुद्र में जलधाराएं चलती है ना, तो विषुवत रेखा के सहारे जो भी जलधारा चलेगी, चाहे वो किसी भी महासागर में चले, विषुवत रेखा के सहारे चलने वाली जो जलधारा होती है उसकी दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम होगी। अगर हिंद महासागर में भी चलेगी तो पूरब से पश्चिम, अटलांटिक महासागर में भी चलेगी तो पूरब से पश्चिम, और प्रशांत महासागर में भी अगर इक्वेटोरियल करंट चलेगी तो पूरब से पश्चिम। इक्वेटोरियल करंट यानी भूमध्य रेखीय धारा पूरब से पश्चिम क्यों चलती है? इसलिए चलती है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। स्वाभाविक सी बात है, आप कार में बैठे हैं और कार अचानक से आगे बढ़ना शुरू कर देती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। कार अचानक से आगे बढ़ने लगे तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं ना, वही प्रभाव काम करता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब जा रही है तो जो भूमध्य रेखीय धारा है पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा के सहारे जो समुद्र का पानी होता है वो तरल होता है और स्वाभाविक रूप से वो पीछे की ओर चलने लगता है क्योंकि धरती आगे की तरफ चल रही है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर जो समुद्री जलधारा होती है वो पश्चिम की तरफ चलती है। तो अटलांटिक महासागर में जब इक्वेटोरियल करंट पश्चिम की ओर बढ़ती है तो ब्राजील से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इक्वेटोरियल करंट भी दो होती है, हम समुद्री धारा बाद में पढ़ाएंगे।
फिलहाल हम कुछ और बताना चाहते हैं अभी, वरना चैप्टर ही चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि पढ़ाने चले थे यूरोप, अब पढ़ा दिए समुद्री धारा। तो इक्वेटोरियल करंट जब पश्चिम बढ़ती है तो ब्राजील से टकराकर अवरोध उत्पन्न होता है, उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अमेरिका के पास इक्वेटोरियल करंट हमेशा गर्म होगी। इक्वेटोरियल करंट कभी भी ठंडी जलधारा नहीं हो सकती, वो हमेशा गर्म जलधारा होगी। तो विषुवत रेखा से फिर वो चली जाती है अमेरिका के पास। अमेरिका के पास पहुंचते पहुंचते अमेरिका में इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। जो जलधाराएं होती हैं वो एक ही होती हैं, गोल गोल चक्कर काटती हैं, लेकिन अलग अलग तटों पर उनका नाम अलग होता है। तो यहाँ पे विषुवतीय गर्म जलधारा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, अमेरिका में इसे कहते हैं। धारा वही है। तो चूंकि ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि ठंडा पानी लेके जाएगी कि गर्म पानी, है ना। इधर ठंडा पानी है और इधर गर्म पानी है, तो ये ठंडे पानी के बीच में तीर की तरह घुसती है, गर्म तीर की तरह। ये जो धारा है ये उत्तर में ठंडा पानी है क्योंकि उत्तरी ध्रुव है, तो ये उत्तरी ध्रुव के पास तीर की तरह गर्म पानी लेके घुसता है ना। तो ये गर्म जलधारा जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंचती है, यह दक्षिणी अटलांटिक, यह उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम को ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पूर्वी तट पर इसे गल्फ स्ट्रीम कहेंगे। जब ये धारा आगे की ओर बढ़ती है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसे उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा कहते हैं। और जब ये और आगे बढ़ते हुए नार्वे के तट पर पहुंचती है, यह है नार्वे। हम अभी पॉलिटिकल मैप खोल के आपको नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड दिखाएंगे। जब ये नार्वे तट पर पहुंचती है तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट स्वाभाविक रूप से यहीं से गर्म चली हुई है तो यहाँ पे गर्म होगी। जब तक कोई भी करंट उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ रही है तो हमेशा गर्म होगी। क्लियर। कोई भी जलधारा जब वो विषुवत से ध्रुवों की ओर बढ़ रही है तो जलधारा हमेशा गर्म ही होगी जब तक वो ध्रुव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये गर्म जलधारा जब नार्वे तट पर पहुंचती है तो उससे पहले ही ये पूरे क्षेत्र को गर्म कर देती है। इस पूरे क्षेत्र में जो समुद्री जल है, ऐसा नहीं कि उबलने लगता है, खौलने लगता है, ऐसा नहीं है। अनुपात, रेशियो उत्तरी ध्रुव के पास है। उत्तरी ध्रुव के पास पानी इतना ठंडा होता है कि सतह पे बर्फ जम जाता है और मछलियां नीचे जिंदा रहती हैं। सतह पे चारों तरफ बर्फ जम जाता है, ठंडी इतनी ज्यादा पड़ती है, जलवायु एकदम ठंडी होती है। ऐसी ठंडी जलवायु में ये जब पहुंचती है तो समुद्र की बर्फ को पिघला देती है। हवा में थोड़ी गर्मी आ जाती है, पानी भी गर्म हो जाता है हल्का सा। पानी जब गर्म होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। पानी जब वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी नार्वे के पास, कहाँ यहाँ बर्फ जमा होना चाहिए था, कहाँ यहाँ बर्फ जमा होना चाहिए था, लेकिन नॉर्वेजियन करंट के चलते बर्फ पिघल गई, पानी हल्का सा गुनगुना हो गया। अच्छा, आप जानते हैं पानी का वाष्पीकरण प्रत्येक ताप पर होता है, कोई भी तापमान हो। ऐसा कोई भी तापमान नहीं है कि पानी का वाष्पीकरण न हो, वेपराइजेशन न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब ये हल्का सा गुनगुना हो गई गल्फ स्ट्रीम और नॉर्वेजियन करंट धारा के चलते, तो वाष्पीकरण हुआ तो हवा में नमी बढ़ गई, बादल बने, वर्षा भी हो गई। आमतौर पे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास बारिश नहीं होती क्योंकि हवाएं इतनी ठंडी होती हैं और समुद्र इतने ठंडे होते हैं कि वाष्पीकरण नहीं हो पाता, कम होता है, हवाओं में नमी नहीं होती है। जब हवा में नमी ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी। लेकिन नॉर्वेजियन करंट के चलते ही उत्तरी ध्रुव के पास बारिश हो पाती है। ये नॉर्वे, स्वीडन में थोड़ी बहुत बारिश भी होती है और ये पूरा समुद्र खुला खुला रहता है, बर्फ नहीं जमता है। यही कारण है कि ये जो उत्तरी सागर है ब्रिटिश द्वीपपुंज और नॉर्वे के बीच में, ब्रिटिश द्वीपपुंज और नॉर्वे के बीच में इस उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर एकदम छिछला है, बहुत गहरा भी नहीं है, बहुत गहरा सागर नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा कि छिछला कैसे है। तो ये एक छिछला सागर है। इस छिछले सागर में चूंकि हल्का गुनगुना पानी है तो मछलियां यहाँ बड़े प्रेम से बड़ी संख्या में आती हैं रहने, निवास करने, भोजन करने। मछलियों के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में डॉगर बैंक का विकास हुआ है। डॉगर बैंक क्या है, ब्रिटेन का मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियां वहीं रहेंगी जहां मछलियों के रहने के अनुकूल क्षेत्र होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सब यहाँ पे डॉगर बैंक का विकास इसीलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे नॉर्वेजियन करंट गुजरती है। अब आप समझ पाए कि यूरोप में इतना हरियाली और सुखद वातावरण क्यों रहता है। यूरोप में हरियाली और सुखद वातावरण के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि यहाँ पे चारों तरफ समुद्री जल घुसा हुआ है अंदर तक बिल्कुल, इससे वातावरण बहुत ठंडा नहीं हो पाता। साथ ही उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वेजियन करंट के रूप में नार्वे तक पहुंचती है, तो नार्वे तट पर भी बंदरगाहों का विकास किया गया है क्योंकि पानी जमा हुआ नहीं है, पानी वहाँ पे तरल है, इसलिए नार्वे तट से भी व्यापार होता है अमेरिका से। यहाँ भी जहाज पहुंच पाते हैं। क्यों पहुंच पाते हैं, क्लियर। आइए
इस टॉपिक ने काफ़ी समय लिया, लेकिन ये काम की चीज़ थी जो आपको फ्यूचर में तमाम चीज़ों को समझने में मदद करेगी। तो अब हम देखते हैं यूरोप। जिस तरह से धरातल पर काल्पनिक कर्क और मकर रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर कहलाती है। उसी तरह से उत्तरी ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास दो विशिष्ट काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी है? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। उत्तरी ध्रुव के पास जो वृत्त है 66.5 डिग्री, ये है, वो है ये 66.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी ध्रुव के पास जो 66.5 डिग्री अक्षांश है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव के पास जो 66.5 डिग्री अक्षांश है उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक, हम पृथ्वी पर बहुत से अक्षांश वृत्त है, लेकिन हम उसके बारे में उतना अध्ययन नहीं करते। हम आर्कटिक और अंटार्कटिक का ही ज्यादा अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि ये उत्तर में अंतिम सिरा है, उत्तरी गोलार्ध में ये अंतिम सिरा है जहां पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, जहां पे कि सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं, है ना, जहां पे कि दिन भी होता है और रात भी होता है डेली। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक तरह से अंतिम लाइन है जहां की प्रत्येक दिन भी होता है और रात भी होता है। इसके उत्तर में जाएंगे तो डेली रात दिन नहीं होगा, या तो रात ही रहती है या दिन ही रहता है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो यूरोप के 4 देशों से होकर गुजरती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। ये साफ देख पा रहे हैं, रूस के कोला प्रायद्वीप से होते हुए चला गया। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 4 देशों से होकर गुजरती है। आप ध्यान दीजिए, आइसलैंड से होकर नहीं गुजरती। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक लाइन आइसलैंड से होकर नहीं गुजरती। क्लियर? लेकिन उसके बावजूद, हालांकि आर्कटिक लाइन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरती है, उसके बावजूद इन देशों की कोई भी राजधानी आर्कटिक वृत्त के पास नहीं है। आर्कटिक वृत्त के पास सबसे नजदीक स्थित राजधानी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में आर्कटिक वृत्त के पास सबसे नजदीक स्थित जो राजधानी है वो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है। यानी उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के समीपस्थ राजधानी रिकजाविक है। इसके बावजूद कि आर्कटिक लाइन आइसलैंड से होकर नहीं गुजरती है। इसके अलावा इन तीनों देशों की जो राजधानियां हैं ये आर्कटिक वृत्त से काफी दूर हैं। तो आखिर है कहां? आप ध्यान देंगे, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ये तीनों बाल्टिक सी पे हैं, ये बाल्टिक सागर, ये पूरा एरिया बाल्टिक सागर का है। तो इन तीनों देशों की राजधानियां बाल्टिक सागर पर स्थित हैं। हालांकि यूरोप स्वयं प्रायद्वीपीय स्थिति लिए हुए है, लेकिन यूरोप में कई छोटे छोटे प्रायद्वीप आप देखेंगे। यूरोप में कई ऐसे भूखंड देखेंगे जो कि 3 तरफ से जलराशियों से घिरे हुए हैं। उदाहरण के लिए आइबेरिया प्रायद्वीप, दूसरा इटली का प्रायद्वीप, इटली का प्रायद्वीप या इटालियन प्रायद्वीप। इटालियन प्रायद्वीप को एक और नाम भी देते हैं, इटालियन प्रायद्वीप को आपेनिनी प्रायद्वीप भी कहते हैं इसको। तीसरा कोला प्रायद्वीप, चौथा जूटलैंड, पांचवा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। सबसे पहले हम देखते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। यूरोप का सबसे जो पश्चिमी छोर है, यूरोप का पश्चिमी छोर आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाता है। ये जो पूरा इलाका है ना, ये आइबेरिया प्रायद्वीप है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो पुर्तगाल है और स्पेन, ये दोनों आइबेरिया प्रायद्वीप पर ही बसे हुए देश हैं। यूरोप का सबसे जो मुख्य भूमि पर जो सबसे पश्चिमी देश है वो है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन यूरोप की मुख्य भूमि पर सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो ये दोनों देश आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके अलावा हम आते हैं इटली का प्रायद्वीप। इटली प्रायद्वीप
पूरी तरह से भूमध्य सागर में अंदर की तरफ घुसा हुआ है। एक तरह से भूमध्य सागर की दो भागों में बांट देता है। जो इटली का प्रायद्वीप है इसे हम आपेनिनी प्रायद्वीप भी कहते हैं। इटली का प्रायद्वीप की जो स्थिति है वो भारत की तरह है। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है तो इटली भी एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत के उत्तर में हिमालय है तो इटली के जो उत्तर में है आल्प्स पर्वत है। भारत से एक बहुत महान नदी निकलती है जिसे गंगा नदी कहते हैं। जो गंगा का मैदान है वो भारत में सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है। गंगा का मैदान वही खेती किसानी का पूरा क्षेत्र है, गंगा का मैदान। इसी तरह से इटली में भी आल्प्स पर्वत से पो नदी निकलती है, यहाँ पे निकलती है और बहते हुए किस सागर में गिरती है? ये कौन सा समुद्र है? एड्रियाटिक सागर। आल्प्स पर्वत से भी पो नदी निकलकर पूरब की तरफ बहती है। जैसे हिमालय से गंगा नदी निकलकर दक्षिण पूरब की तरफ बहती है, उसी तरह से आल्प से पो नदी निकलकर, पो मतलब ये इटली की नदी है। पो नदी निकलकर एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है, जिस तरह से गंगा बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। भारत का भी जो उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तरी क्षेत्र पहाड़ी है, हिमालय। यहां भी सबसे उत्तरी क्षेत्र पहाड़ी है, आल्प्स। भारत में हिमालय के दक्षिण में मैदान है, इटली में भी आल्प्स के दक्षिण में मैदान है। वो नदी किस नदी का मैदान है? वो पो नदी का मैदान है। भारत में इसे हम गंगा का मैदान कहते हैं। इटली में पो नदी के मैदान को हम लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। जो पो नदी का मैदान है इटली में, उसे लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। लोम्बार्डी का मैदान इटली का सबसे उपजाऊ भूमि है। समुद्र पास पास में है, इसलिए इटली में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है कि इटली में गेहूं और चावल दोनों उगा लिया जाता है। गेहूं और चावल दोनों की खेती होती है। और कहाँ होती है? इटली में जो भी खेती होती है वो लोम्बार्डी के मैदान में होती है। इटली की स्थिति यूरोप में पूरी तरह से काफी हद तक भारत जैसी है। इटली के पूर्व में जो सागर है उसे हम एड्रियाटिक सागर कहते हैं, और इटली के पश्चिम में ये जो समुद्र है इसे हम टिरेनीज सागर कहते हैं। इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सागर, इटली के पश्चिम में टिरेनीज सागर। इटली में कुछ प्रमुख शहर हैं। इटली में जो प्रमुख शहर हैं वो है मिलान, तुरीन, रोम इसकी राजधानी है, टोरंटो। ये सभी इटली के प्रमुख शहर हैं। मिलान रेशम वस्त्र के लिए जाना जाता है। हम आर्थिक गतिविधियां बाद में पढ़ाएंगे। टोरंटो में हमेशा फैशन वीक वगैरह चलते रहते हैं। मिलान और टोरंटो एक तरह से फैशन नगरी के रूप में काम करते हैं। इतना ही नहीं, इटली में दो बातें और जानने लायक हैं मैप की दृष्टि से। एक तो इटली के जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट को आप ध्यान से देख रहे हैं। इटली में भूमिबद्ध दो छोटे छोटे देश हैं। इटली में भूमिबद्ध यानी लैंड लॉक्ड, इटली में ही ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं। पहला है वेटिकन सिटी, और दूसरा है सैन मैरिनो। ये वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। हम इसके बारे में और बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। सैन मैरिनो दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। तो ये दोनों इटली में लैंड लॉक्ड हैं, यानी तट पर नहीं है। देखने में लगेगा कि ये तट के पास है, लेकिन ये तट पर नहीं है। यहां पे है वेटिकन सिटी और यहां पे है सैन मैरिनो। यहां पे ये थोड़ा सा और हम दिखा दें, आप अपने मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे है वेटिकन सिटी और यहाँ पे है सैन मैरिनो। ये दोनों तट पर नहीं है बल्कि तट से थोड़ा सा। तो सैन मैरिनो इटली के पूर्वी तट पर है और वेटिकन सिटी इटली के पश्चिमी तट पर है। वेटिकन सिटी रोम की जो शहरी सीमा है, रोम क्या है? इटली की राजधानी है। रोम की शहरी सीमा के अंदर बसा हुआ है। वेटिकन सिटी जो देश है वो रोम की शहरी सीमा के अंदर बसा हुआ है। इस तरह से किसी भी शहर के अंदर देश, एक शहर के अंदर देश का दुनिया में एकमात्र उदाहरण वेटिकन सिटी है। शहर के अंदर देश का उदाहरण। इस तरह से रोम को दो देशों की राजधानी कहा जाता है। इटली की भी राजधानी कहा जाता है और रोम की भी राजधानी रोम को दो देशों की राजधानी कहा जाता है, इटली की भी और वेटिकन सिटी की भी राजधानी कहा जाता है। सैन मैरिनो पूर्वी तट के पास है। आगे चलते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीप, यह है जूटलैंड जो डेनमार्क है। डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। क्लियर?
स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में 3 देश दिखाई दे रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसे आप नोट कर लीजिए सभी चीजों को, छोड़िए नहीं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये पूरा जो हिस्सा है यहां से ये पूरा हिस्सा जो है वो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, और इसमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के दक्षिण में जो आपको सागर दिखाई दे रहा है उसे हम बाल्टिक सागर कहते हैं, और इन तीनों देशों की राजधानियां बाल्टिक सागर के तट पर है। इसके बाद अच्छा, स्कैंडिनेवियन देश, कुछ देशों में सांस्कृतिक विशिष्टता पाई जाती है, वो सांस्कृतिक रूप से एक हैं, उनकी यूरोप में रहते हुए भी इन देशों की सांस्कृतिक विशिष्टता अलग है। तो ऐसे देशों को हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं वो 5 हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ये 5 स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। हालांकि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से काफी दूर है आइसलैंड, लेकिन उसके बावजूद सांस्कृतिक विशिष्टता एक जैसी है, इसलिए उसे हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट, स्कैंडिनेविया कंट्री के पूर्व में कोला प्रायद्वीप है, यानी रूस का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, रूस का पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा, इसे हम कोला प्रायद्वीप कहते हैं। कोला प्रायद्वीप, ये जो भूखंड है, कोला प्रायद्वीप उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास है, यानी कोला प्रायद्वीप की जो जलवायु है बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास है। कोला प्रायद्वीप की जो जलवायु है ध्रुवीय जलवायु है। ऐसे जलवायु को हम ध्रुवीय जलवायु, हिमाच्छादित जलवायु इत्यादि नाम से पुकारते हैं। ध्रुवीय जलवायु वाला देश होने के कारण कोला प्रायद्वीप पूरी तरह से हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत ठंडी रहती है। यहाँ पे उत्तरी तट पर एक बंदरगाह है मुर्मुस्क यहाँ पे बंदरगाह बना दिया गया है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि जब ये हिमाच्छादित जलवायु है तो पानी भी यहाँ पर पानी काफी ठंडा होगा, और ठंडा होने के कारण जम जाएगा। तो जब ठंडा होने के कारण जम जाएगा तो यहाँ पे व्यापारिक जहाज कैसे जाएंगे? यहाँ पे तो पानी जमा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी नॉर्वेजियन करंट पहुंचती है, जिसके चलते यहाँ पे समुद्र हिमाच्छादित जलवायु से थोड़ा मुक्त हो जाता है, थोड़ा गुनगुना पानी हो जाता है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल निकट होने के बाद भी मुर्मुस्क बंदरगाह साल भर खुला रहता है। ऐसा नहीं कि ठंडी का सीजन आ गया तो बंदरगाह को बंद कर दिया जाएगा, वर्ष भर खुला रहता है और व्यापारिक कारोबार संबंधी गतिविधियां यहाँ पे चलती रहती हैं। दुनिया के 5 सबसे छोटे देश, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, दूसरा मोनाको, दुनिया के 5 सबसे छोटे देश हैं वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू, तुवालू, सैन मैरिनो, यानी दुनिया के सबसे 5 छोटे देशों में से 3 देश यूरोप में हैं, वेटिकन सिटी, मोनाको और सैन मैरिनो। नौरू और तुवालू ऑस्ट्रेलिया के पास ओशनिया एक द्वीपों का समूह है।
ओशनिया कोई महाद्वीप नहीं है, बल्कि ये द्वीपों का समूह का एक नाम रखा गया है, ओशनिया। तो ये नौरू और तुवालू ऑस्ट्रेलिया के पास है, यानी प्रशांत महासागर में है। जबकि अन्य जो 3 देश लिखे हुए हैं वो यूरोप में अंतर्गत आते हैं। यानी यूरोप एक बहुत ही छोटे छोटे देशों का महाद्वीप है, इसमें बहुत से छोटे छोटे देश पाए जाते हैं। इनके अलावा भी यूरोप में कई छोटे छोटे देश पाए जाते हैं। जैसे वेटिकन सिटी के बारे में जान लेते हैं। वेटिकन सिटी के बारे में मैंने बताया कि पश्चिमी तट पर नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये रोम की शहरी सीमा के भीतर, शहर के भीतर बसा हुआ एक देश है और इसे हम वेटिकन सिटी कहते हैं। वेटिकन सिटी न केवल छोटा देश है, कितना इसका क्षेत्रफल ही कितना होगा? वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर। 0 यानी 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है। ये कौन सा देश हुआ? लेकिन है। तो इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की आबादी कितनी है वेटिकन सिटी की? यहाँ की आबादी लगभग 900 है। लगभग 900 लोग ही इस देश में रहते हैं, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, वेटिकन सिटी के बाद अगला जो कंट्री है मोनाको। मोनाको एक्चुअल में फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस में लैंड लॉक्ड नहीं है। यहाँ पे आप इटली की येलो वाली क्षेत्र देख रहे हैं, ग्रीन वाला क्षेत्र फ्रांस है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में बिल्कुल तट पर फंसा हुआ देश है। यहाँ पे एकदम तट पर, यानी भूमध्य सागर तट पर एक फंसा हुआ देश है। यहाँ पे उस देश का नाम है मोनाको। यानी मोनाको की स्थिति इटली और फ्रांस के मध्य है। लेकिन यहाँ पे भ्रम हो सकता है। मोनाको जो है वो 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है, इटली से सीमा नहीं बनाता। मोनाको जो देश है वो इटली से सीमा नहीं बनाता, बल्कि 3 तरफ से वो ऐसे फ्रांस से घिरा हुआ है। इधर से इधर भी फ्रांस से घिरा हुआ है, इधर भी, और यानी मोनाको के उत्तर में भी फ्रांस है, पश्चिम में भी फ्रांस है, पूर्व में भी फ्रांस है। इटली की सीमा यहाँ पे है। अच्छा, दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर है। तो मोनाको चारों तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर तट है, यानी मोनाको भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इटली से मोनाको सीमा नहीं बनाता। सैन मेरिनो बताया क्या कि इटली के पूर्वी तट पर स्थित देश है सैन मेरिनो। इसके अलावा भी यूरोप में कुछ छोटे छोटे देश हैं, जैसे अन्य छोटे छोटे देश यूरोप के फ्रांस और स्पेन को आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में एक पर्वत है, पिरेनीज पर्वत। जिस तरह से भारत और म्यांमार के मध्य में अराकान योमा है ना, उसी तरह से फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो पर्वत है उसे हम पिरेनीज पर्वत कहते हैं। पिरेनीज पर्वत पर एक देश है, छोटा सा देश है, उसका नाम है यहाँ पे ये येलो कलर का। पिरेनीज पर्वत पर एक देश है अंडोरा। अंडोरा देश फ्रांस और स्पेन के मध्य पिरेनीज पर्वत के ऊपर स्थित है। ये एक छोटा देश है। अगला छोटा देश है लिechtenstein। लिechtenstein कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। फ्रांस के पूर्व में आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है, ये ग्रे कलर का या लाइट डार्क येलो कलर। उसके पूर्व में ये ऑस्ट्रिया है। जो पिंक कलर का देश है ये ऑस्ट्रिया है। फ्रांस के पूर्व में ये वाला हिस्सा स्विट्जरलैंड है और ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के मध्य ये है यहाँ पे, ठीक ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के मध्य यहाँ पे लिechtenstein नामक देश है। किन देशों के मध्य है? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। भूमध्य सागर में कौन कौन से द्वीप हैं? भूमध्य सागर में 2 द्वीपीय देश हैं। 2 द्वीपीय देश, एक माल्टा और दूसरा साइप्रस। इन दोनों देशों की राजधानियां बताइए। माल्टा बिल्कुल भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित देश है, बिल्कुल मध्य में पड़ता है। यहाँ पे है माल्टा, ये है माल्टा आपका, ये बीचों बीच स्थित देश है माल्टा। और पूर्वी भूमध्य सागर में जो देश है उसका नाम है साइप्रस। माल्टा बिल्कुल बीचों बीच है और साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में है। ये दोनों भूमध्य सागर के भीतर स्थित देश हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे सिसिली
अन्य छोटे छोटे द्वीप यानी अन्य द्वीप। अन्य द्वीपों में पहला है सिसिली। सिसिली जो इटालियन प्रायद्वीप है उसके ठीक दक्षिण में ये सिसिली का द्वीप है, यानी इटली का द्वीप है। दूसरा सार्डिनिया। येलो कलर में जितने भी द्वीप होंगे, येलो कलर में इटली है तो येलो कलर में उसके द्वीप भी होंगे। सार्डिनिया, सार्डिनिया ये भी इटली का द्वीप है। तीसरा कोर्सिका। कोर्सिका फ्रांस का द्वीप है। आप अपने एटलस में भी इसे ध्यान से देख सकते हैं। कोर्सिका यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्रांस है, तो ग्रीन कलर के यहाँ कोर्सिका आइलैंड आपको दिख रहा है। कोर्सिका फ्रांस का द्वीप है। इसके अलावा क्रीट, ये ग्रीस का द्वीप है। क्रीट आपका यहाँ पे, ये ग्रीस का द्वीप है। क्लियर? ये हो गए भूमध्य सागर के देश। यूरोप में अभी पढ़ने को काफी कुछ बचा हुआ है, जो कि प्रत्येक लेक्चर एक निश्चित समय में देना जरूरी है। बहुत लंबा लेक्चर नहीं आप एक साथ पढ़ सकते हैं, तो यूरोप से बची हुई चीजें अगले वीडियो में होंगी, क्योंकि भी यूरोप में पढ़ने को काफी कुछ है। वैसे भी मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ये अलग बात है कि मानचित्र को पढ़ाते समय मैं थोड़ा बहुत जलवायु भी पढ़ा देता हूँ, थोड़ा बहुत उद्योगों के बारे में भी बात कर लेता हूँ, लेकिन प्रत्येक चैप्टर अलग होगा। अभी हम मानचित्र पढ़ रहे हैं, मानचित्र के बाद हम विभिन्न देशों में जो भौतिक संरचनाएं हैं, पर्वत, नदी, पठार, रेगिस्तान, एवरीथिंग, झील, उसके बाद हम वहाँ की जो बायोम है ना, प्रत्येक देश में या प्रत्येक महाद्वीप पे जिस तरह के बायोम का विकास हुआ है, टुंड्रा से लेकर विषुवत-रेखीय बायोम तक, प्रेरी, स्टेपी, वहाँ पे वन किस तरह के पाए जाते हैं, प्रत्येक महाद्वीप में रहन सहन के तौर तरीके, उनका कल्चर, उनकी खेती किसानी, खान पान किस तरह से डेवलप हुई है, साथ में वहाँ पे मौसम कैसा होता है, जलवायु कैसी होती है, बारिश कैसी होती है, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक महाद्वीप में आर्थिक गतिविधियाँ जैसे खेती यानी कृषि, उद्योगों का विकास, खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ किन देशों में कैसा है, किन महाद्वीपों पर, परिवहन, तमाम बातों का हम अध्ययन करेंगे। और साथ में जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल भी उसके बाद फिर हम अलग से पढ़ाएंगे। भौतिक भूगोल मतलब जिसमें हम पृथ्वी के विज्ञान का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के विज्ञान का, वायुमंडल के विज्ञान का, समुद्र के विज्ञान का, इन सभी चीज़ों के विज्ञान का अध्ययन करेंगे। साथ में उसके बाद फिर हम पर्यावरण, जीवमंडल के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद विभिन्न देशों में आर्थिक विकास और व्यापार पर भी बात करेंगे, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं भूगोल में पढ़ने के लिए, चलती रहेंगी। इसके अलावा साथ में मेरा प्रयास रहेगा कि जो करंट टॉपिक होते हैं, जो समय समय पर घटित हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी केरला में पश्चिमी घाट के सहारे भूस्खलन हो गया था, तो कोई भी इस तरह की घटना हो, भूस्खलन हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी पर्यावरण को प्रभावित करने वाली घटना हो, उस पर भी मैं करंट वीडियो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करूँगा। हालांकि करंट वीडियोज़ मैंने अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी मैं, भले ही वो 10 से 15 मिनट के होंगे, मैं आपको दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।